ये यूट्यूब पे डाल देते हैं, जब तक 1 मिनट में डाल देंगे। चलिए अब आप लोग को भी क्लास स्टार्ट कर देता है। अपलोड हो गया। अपलोड हो गया, ठीक है। हाँ, नेहरू वाला वही। तो देखो भैया, अब यहाँ से ध्यान से फुल कंसंट्रेट होके, मंदिर निर्माण की कला में सबसे फेमस जो आता है वो गांधार शैली आती है। इसका निर्माण कनिष्क के शासक, कुषाण शासक कनिष्क के समय सबसे प्रमुख ढंग से हुआ था। इसमें देखिए ग से गांधार और ग से थोड़ा सा ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे कि गंदा कलर, तो गंदा कलर में एक्चुअली भूरा और काला आता है। तो इस समय की मूर्ति जो बनाई गई थी वो काले रंग की बनाई गई थी। ये ट्रिक के तौर पर बता रहे थे, क्योंकि हम जब मैट्रिक में थे तो उस समय पढ़ रहे थे, तो ये सोचा दिमाग से उतर गया हमरे, उल्टा सीधा मारा है। तो गांधार कला शैली की मूर्तियां किस रंग की बनाई गई? तो काले या भूरे पत्थर से बनाई गई थी ये मूर्तियां। ये कहां पर बनाई गई थी? मेनली से पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ पर। उस समय पाकिस्तान भारत एक ही में था, तो ये एरिया में कौन सी कला शैली का विकास हुआ था? गांधार शैली का विकास हुआ था। इस गांधार शैली में मेनली 95% मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई। किसकी बनाई गई? महात्मा बुद्ध की बनाई गई। और याद रखिएगा, इसमें महात्मा बुद्ध को बहुत ही बलशाली दिखाया गया है और योग करते दिखाया गया। किस रूप में दिखाया गया? योग और बलशाली दिखाया गया। योग तथा किस रूप में? बलशाली। अब बताइए, योग कोई भी करेगा तो बलशाली हो जाता है, युवा अवस्था में करेगा तो बुढ़ौती में तो सब आदमी को जाना ही एक दिन। तो इस अवस्था में महात्मा बुद्ध को योग की अवस्था में दिखाया गया है और बलशाली दिखाया गया। इसमें महात्मा बुद्ध की बड़ी बड़ी बालें दिखाई गई हैं और पीछे होलो मंडल या प्रभा मंडल इस शेप में दिखाया गया है। महात्मा बुद्ध की क्या दिखाई गई है? बड़ी बड़ी बालें दिखाई गई। उनके कान नाक बड़े थे। और किस अवस्था में? योग अवस्था में। और कपड़े पूरे ढके हुए हैं। ऐसे देखिए, कपड़े जो गमछा नहीं डाल दिया जाता है इस टाइप में, ये पूरे शरीर में दोनों ओर से आए हैं। समझ में आ गया? तो इसमें महात्मा बुद्ध फुल ऐसे साल ओढ़े हैं दोनों साइड से। देखिए, साल ओढ़ने का दो तरीका होता है, एक आदमी एक साइड फेंक लेता है, एक दोनों साइड फेंकता है। तो इसमें दोनों साइड से साल फेंका गया। समझ में आ रहा है? इतना जल्दी जल्दी कमेंट करता है, मेरे दिमाग से उड़ जाएगा। पढ़ाई की तो लोग कमेंट सुने, वो बंगाली में कर रहा है। समझ में आ रहा है? आवाज आवाज मत कट जाए, माइक से बैटरी चेंज करना। चलो भाई, नहीं कटेगा बैटरी, आवाज कटेगा तो बता। मथुर गांधार शैली में मूर्ति किस रंग की थी? तो काले रंग की। किस शासक के समय? कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के समय। इसमें महात्मा बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया? बलशाली दिखाया गया, युवा अवस्था दिखाया गया, योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, दोनों साइड में कपड़े हैं और यहाँ पर क्या है? एक प्रभा मंडल के रूप में मूर्ति बनाई जाएगी। बाल घूंगे, बड़े बड़े बाल इसमें दिखाए जाएंगे और सीरियस रहेंगे एकदम, ध्यान की मुद्रा में सीरियस, मुस्कुराते नहीं रहेंगे। अब कोई सीरियस एकदम टेंशन में है, कोई क्या आशीर्वाद, इसमें आशीर्वाद नहीं देते, खुद सीरियस अवस्था में रहते हैं। समझ में? आपको बताते हैं, बताइए, देखिए ये ध्यान से देखिए, ये कौन सी शैली है? फटाफट बता के देखो भैया, ये कौन सी शैली है? ये योग की अवस्था में है। तो देखिए, ऐसा भी योग होता है, योग के कई आसन होते हैं। आप योग हाथ देख के नहीं डिसाइड करेंगे, मेनली पैर देख के डिसाइड करते हैं योगासन। और योग में कई आसन होते हैं। अब रामदेव जी तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ये बेसिकली योग के आसन में। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे होलो मंडल है, कपड़े हैं, यहाँ पे देखिए कपड़े हैं। अब इसमें होलो मंडल नहीं है तो पीछे से ही प्रकाश आ रहा है, पीछे से प्रकाश आ रहा है कि नहीं? तो ऐसी मंदिर मूर्ति में केवल और केवल याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। ये पश्चिमोत्तर भारत में देखे गए हैं। इसमें महात्मा बुद्ध योग एवं सीरियस अवस्था में बहुत बलिष्ठ दिखाए गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कोई मूर्ति दिखती है और उसमें योग अवस्था में महात्मा बुद्ध दिखते हैं, योग की अवस्था में, तो उसे आप आंख बंद करके मारेंगे। गांधार शैली, काले रंग के पत्थर से बनी है। क्या हमको बताइए, तो क्या ये गांधार शैली है? हम जिस अवस्था में खड़े हैं, क्या ये गांधार शैली है? ये गांधार शैली है? अरे बैल कहीं का, हाँ ना बोलना। नहीं है, हाँ वेरी गुड, नहीं गांधार शैली नहीं है। लेकिन हमको बताइए, क्या ये गांधार शैली हो जाएगा? क्या ये गांधार शैली? ऐसे हमारा कोई मूर्ति बना दे, मान के चलो मर गए, हमारा कोई मूर्ति बना दिया, तो क्या ये गांधार शैली में मूर्ति है? हाँ भैया, योग में हो गया, ऐसे पलथी मार लेंगे नीचे, ऐसे खड़ा होकर भी तो योग हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मतलब योगा करते रहना चाहिए, योग बहुत बड़ी चीज है। चलो भाई, गांधार शैली समझ में आ गया। गांधार शैली में क्या हिंदू धर्म में प्रयोग हुआ है? नहीं, क्योंकि कनिष्क के समय शुरुआत हुआ था और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। कनिष्क के समय कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह चौथी बौद्ध संगीति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसको प्रथम शताब्दी में बनाया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। तो कुषाण शासक कनिष्क क्योंकि बौद्ध धर्म का था, इसलिए इस गांधार शैली में केवल और केवल बौद्ध धर्म के मंदिरों एवं मूर्तियों का विकास किया गया है। आगे बढ़ जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है मथुरा शैली। आप देखिए, ये तो भैया गांधार शैली समझ में आ गया आप लोग को, योग की दिशा में रहेंगे। अब आते हैं मथुरा शैली। आप बताओ, ये मथुरा शैली में देखो महात्मा बुद्ध है, इनकी एक साइड में बेसिकली यहाँ पे देखिए दुपट्टा टाइप का रखा हुआ है। एक साइड में ये दुपट्टा मतलब गमछा टाइप का ऐसे रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। और एक हाथ इनका यहाँ पर रखा हुआ है योगासन पे, यहाँ एक हाथ योगासन पे, दूसरी हाथ से ये आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। एकदम प्रसन्न है, हाँ बेटा खुश रहो, एकदम रिजल्ट हो जाओगे तुम्हारा, कामयाब हो जाओगे, ब्याह हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े और ब्याह बस हो जाएगा। आप देखिए, आपको एक बात बताते हैं, भूत प्रेत और शांत पत्नी ये सब अफवाह है, ये रियलिटी में नहीं होता है। इसलिए आपको अगर लगता है शांत पत्नी मिलेगी आपको नहीं झाड़ेगी, ये गड़बड़ है, ये सब अफवाहें हैं। तो ये कौन सी शैली है? ये मथुरा शैली है। मथुरा शैली मेनली उत्तर भारत में विकास किया गया था। मथुरा शैली कहां हुआ था भैया? उत्तर भारत में विकास हुआ था। इस शैली में तीन धर्मों के मिलेंगे आपके, बौद्ध धर्म भी मिलेगा, जैन धर्म भी मिलेगा और हिंदू धर्म भी मिलेगा।
हिंदू धर्म भी, ये तीनों मिलेंगे यहाँ पर, बौद्ध जैन और हिंदू तीनों मिलेंगे यहाँ पर। इसमें आशीर्वाद की मुद्रा में आप देखो भैया, हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं की मूर्ति देखोगे तो ऐसे आशीर्वाद देते रहेंगे, एगो योग की मुद्रा में रहेंगे वैसे आशीर्वाद देते रहेंगे, तो एगो हाथ योगा और एगो हाथ आशीर्वाद, एकदम प्रसन्न चित्त मुद्रा में। आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए बबुआ, तो शिरडी के साईं बाबा के मंदिर आप देखते हैं, शिरडी बाबा का मूर्ति तो इस तरह से बनाया गया कि एक हाथ उनका ऐसे और एक हाथ में ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, एकदम रिजल्ट हो, एकदम सर्वर डाउन नहीं होगा, खान सर आपका स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, स्पीड क्वालिटी अपने से आ जाएगा, डाउनलोड अपने से हो जाएगा, लड़का सब एकदम चकाचक पढ़ के रिजल्ट लेगा, सही से आशीर्वाद देते हैं। तो किस शैली में आशीर्वाद दिया जाता है? मथुरा शैली में। मथुरा शैली में जो पत्थर का प्रयोग हुआ वो लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ। याद रखिएगा, मथुरा शैली में किस रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ? लाल रंग का। इसमें तीनों धर्म हुआ है। एक धर्म जो था ये आधा योग और आधा प्रसन्न चीज, इसमें बलिष्ठ चीजों को नहीं दिखाया गया, बलशाली का प्रतीक नहीं दिखाया गया है, इसमें आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाया गया। आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इसमें ये देखिए महात्मा बुद्ध की, ये महात्मा बुद्ध है, इनमें कहीं आपको प्रभामंडल देखने को नहीं मिला है। एक हाथ महात्मा बुद्ध का यहाँ है, योग की अवस्था में है, लेकिन एक हाथ से ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा खुशी रहो भैया, एकदम ठीक ठाक, सब लोग खुश रहो। समझ में आ गया? ये देखो, ये भी महात्मा बुद्ध है। इसमें कपड़े को देखेंगे ना तो पूरा शरीर नहीं ढकेगा, देखिए एक और यहाँ से ढका है और यहाँ से भी देखिए, दोनों ओर से ढका है, बट एक बड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है। लेकिन योग में देखिएगा तो योग वाले में देखेंगे तो ज्यादातर हिस्सा ढका रहता था। देखिए योग वाले में ज्यादातर हिस्सा ढका रहता था, जबकि इसमें उतना ढका नहीं रहता था। तो ये हो गया हमारा कौन सा शैली? मथुरा शैली। मथुरा शैली, मथुरा शैली। मथुरा शैली में हिंदू की भी मूर्ति देखने को मिली है। अक्सर कृष्ण भगवान को देखेंगे, राम जी को देखेंगे तो धनुष लिए रहेंगे, इस तरह से आशीर्वाद देखते हैं। अक्सर बहुत सारी चीजों में इसको मिला है। एक्चुअली उत्तर भारत में हिंदू धर्म का भी बहुत ज्यादा उस समय था, लेकिन जिस समय ये मरणोत्तर काल के समय चल रहा था, प्राचीन काल में, उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था, पूरे उफान पर था, इसलिए ज्यादातर मूर्तियां इसमें बौद्ध धर्म की ही देखने को मिली है। गांधार कला शैली में काला पत्थर, मथुरा शैली में लाल पत्थर। गांधार में केवल महात्मा बुद्ध, इसमें तीनों धर्मों की मूर्ति दिखे। गांधार शैली में बलिष्ठ शरीर, इसमें प्रसन्न चित्त शरीर, उसमें एकदम सीरियस मुद्रा में योग कर रहे हैं, इसमें सीरियस नहीं है और आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। आप देखिए यहाँ ध्यान से, ये है गांधार शैली। देखिए ये प्रभामंडल देखने को मिल गया, ये योग टाइप की अवस्था में है, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। कपड़े में देखिए ज्यादातर शरीर ढका हुआ है, ज्यादातर शरीर ढका हुआ है। इसमें देखिए बस इतना ही शरीर ढका हुआ है, ये योग कर रहे हैं। तो ये है मथुरा शैली और ये है हमारे गांधार शैली। इसमें और देखेंगे तो तीनों धर्म में ये महात्मा बुद्ध हो गए, ये क्या हो गए? महात्मा बुद्ध। ये और ये महावीर स्वामी हो गए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को देखिए, ये देखिए एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं महावीर स्वामी, एक हाथ यहाँ पे रखे हुए हैं ऊपर में, देखिए एक हाथ ऊपर में एक हाथ में नीचे है, महावीर स्वामी हो गए। ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। तो ये यक्ष और यक्षिणी की, इसका ज्यादा यक्ष और यक्षिणी हिंदू धर्म में प्रचलित है, महावीर स्वामी जैन धर्म में प्रचलित है और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म में प्रचलित है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, ईसाई में भी मूर्ति पूजा नहीं है, ये जो सिख लोग हैं इनमें भी मूर्ति पूजा नहीं है। ये तीनों लोग अपने मतलब दफनाने का काम करते हैं, लेकिन तो उनमें मूर्ति पूजा है नहीं है। तो जब है नहीं तो उनमें पढ़ाएंगे कौन सी? तो ये तीनों धर्म है। तो आप मथुरा शैली और गांधार शैली समझ में आ गया? समझ में आ गया? उस समय की मूर्तियां कुछ नग्न अवस्था में भी बनाई जाती थी। आप पढ़ाई करो ना यार, तुम लोग की आदत मक्खियों की तरह क्यों हो गई? पूरा नहा धोआ के आएंगे ना तो मक्खी वहीं बैठेगी जहां गंदगी रहेगा। तुम लोग समझो यार, बच्चा नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति ये सब किसमें थी? गांधार शैली में, सॉरी मथुरा शैली में। आपको गांधार शैली और मथुरा शैली समझ में आ जाएगा। अरे यार बोले ना पॉलिटी वाला क्लास सैटरडे संडे होगा, किसी को दिक्कत? इतना कमेंट कर देता है। मूर्ति कला समझ में आ गई? आगे आते हैं अमरावती शैली। कौन सी शैली? अमरावती शैली। अब नाम से ही स्पष्ट है कि ये सातवाहन काल में आया था। मथुरा शैली किस काल में थी? मेनली गुप्त वगैरह के काल में थी, और ये जो सातवाहन काल में था आपका ये अमरावती शैली, और कनिष्क के काल में था आपका गांधार शैली। अब देखते हैं हम लोग कौन सी शैली भैया? अमरावती शैली। अमरावती, ये देखिए ये है अमरावती शैली। ये किस काल में था? अमरावती सातवाहन। अमरावती शैली, अमरावती शैली। अमरावती शैली, अमरावती शैली इजीली पहचान जाएंगे। यहाँ कोई मूर्ति अकेले नहीं मिलेगी। अमरावती शैली इनमें पूजा और योग को न दर्शा के यहाँ कहानियों को दर्शाया गया। तो कहानी में कई से चित्र आएंगे, कई सारे नायक और नायिका आएंगे हीरो हीरोइन के तौर पे उस समय के समय पे, तो कई सारी मूर्तियां एक साथ ही बनाई जाएंगी। अमरावती शैली ज्यादातर कहानियों पर विस्तृत है। और आप बताइए, ज्यादातर कहानियां बौद्ध धर्म के जातक पुस्तक में लिखी गई है। जातक ग्रंथ में, महात्मा बुद्ध की जातक ग्रंथ में, समझ गया कि नहीं? पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा है, ललित विस्तार में पूरी जानकारी है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिनव पिटक, ये सब तो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड 200 कहानियां क्या है। इस ये मेनली ये जातक ग्रंथ की चलचित्र को दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ मूर्तियां अकेले नहीं होती हैं, यहाँ ग्रुप में पाई जाती है। दूसरा, जहां गांधार कला शैली की मूर्ति काले रंग की, मथुरा शैली की मूर्ति लाल रंग की, वहीं अमरावती शैली की मूर्ति सफेद संगमरमर से बनाई जाती थी। ज्यादातर इसमें सफेद या संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। अब संगमरमर में रेशा भी आता है, लाइनिंग भी आती है, हल्का धब्बा भी आता है, बट पूरी तरह से ब्लैक नहीं होता है संगमरमर। आप कहीं कहीं देखते होंगे संगमरमर। यहाँ ग्रुप में मूर्तियां बनाई जाती थी। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी शैली है? आप बताओ भैया, इसको बताओ कौन सी शैली है? सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा दिए? नहीं भैया, सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी है, ये हिस्ट्री है यार। पहले हम लोग के भारत की संस्कृति को हम लोग से सुराख खो दिए लोग। हम लोग के बारे में एक से एक सिविल इंजीनियर था। कौन सी शैली बताओ भैया? अमरावती शैली। कौन सी शैली? अमरावती शैली। इसमें कई सारे चित्र एक जगह दिखाए गए थे, कहानियां, कहीं पे युद्ध को, झगड़ा को, आपसी घर में, ये सब चीजें जो उस समय के समय में प्रचलित थी। जैसे आज के वक्त में अगर हम लोग के समय का अगर आप देखिएगा चित्र कैसा होगा, तो कोनो मोबाइल लेके पड़ल है, कोनो ऐसे मोबाइल देख रहा है, कोनो ऐसे मोबाइल देख रहा है। कुछ दिन में ऐसा होगा कि बच्चा मोबाइल लेके पैदा होगा। यहां बता सकते हैं कितने लोग इस मूर्ति को बता सकते हैं? हम समझ जाएंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इस मूर्ति को जो बता देगा हम समझ जाएंगे कंसेप्ट इज क्लियर। मूर्ति कला को जो बता देगा कंसेप्ट इज क्लियर। अमरावती हाँ सर बता देंगे, बुद्ध भगवान है।
बैल का लेवल ही नहीं है। करा सर बता देंगे बुद्ध भगवान। अरे हम बुद्ध भगवान को थोड़ी पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कौन से आर्ट कौन से कल्चर में इसे बनाया गया। अमरावती, अजय कुमार, वेरी गुड। गांधार प्लस अमरावती, भैया ये देखो, ये गांधार कला में योग के मुद्रा में दिखाया गया है, और ये जो ग्रुप में बताया गया है ये अमरावती है। समझा गया? एक्चुअली ये दो फोटो है, ये हम आपको गांधार में दिखाए थे, याद कीजिए। गांधार कला जब पढ़ा रहे थे तो ये मूर्ति हमने दिखाया था। कहां दिखाया था भैया? कहीं ना कहीं तो दिखाया था, ये रहा, यही मूर्ति ना है भैया, यही मूर्ति को वहां पे हम ले आके बीच में इनबिल्ट कर दिए थे। ये गांधार शैली है, देखिए जो सेम मूर्ति है, ऐसे हाथ किए हुए हैं, वही मूर्ति यहाँ है, बीच में लेके लगा दिए हैं। तो ये बीच वाला जो है गांधार, और साइड वाले में जहां ग्रुप में बनाए गए हैं वो अमरावती शैली में। ये किस कलर का होगा आप बताइए? ये काले पत्थर का होगा, तो ये बता दीजिए, ये अमरावती वाला किस कलर का होगा? अमरावती वाला संगमरमर, अमरावती वाला संगमरमर, संगमरमर। समझ में आ गया? आवाज जा रहा है कि नहीं बाबू? माइक आखिरी पॉइंट पर बचा हुआ है। बैटरी चेंज कर देते हैं जब तक। किसी को दिक्कत है तो बताइए, अब मंदिर पढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम? मंदिर मूर्ति बता देंगे लोग? चलो क्वेश्चन बताते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ शैली लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शैली कैसे लिखाता है? शैली देखो भैया, मात्रा हमसे बहुत गलती होती है, प्लीज यार स्पेलिंग मात्रा पे हमको मत टोकना। पहले आप देखे थे हम लोग गांधार शैली, गांधार। दूसरा था मथुरा, मथुरा। तीसरा था आपका अमरावती, अमरावती। चलो इसमें हम लोग कई चीजों में हम लोग उसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, कई चीजों में देख के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया डिसाइड करेंगे, किस एरिया में था। तो भैया इसका एरिया कौन सा था? पश्चिम भारत, यानी पाकिस्तान वगैरह वाले एरिया में। ये वाला मथुरा शैली उत्तर भारत, और ये वाला दक्षिण भारत। और क्या कर सकते हैं? कलर डिसाइड कर सकते हैं, कलर, किस कलर के पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसमें काला पत्थर, इसमें लाल पत्थर, इसमें सफेद पत्थर, सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे किस वंश के समय में ज्यादा हुए थे सब, तो ये कुषाण वंश के समय, और ये भी कुषाणे के समय में था, गुप्त और कुषाण के समय, ये भी कुषाण। ये वाला सातवाहन, सातवाहन। अगर आप देखेंगे धर्म, कौन से धर्म के लिए? तो ये बौद्ध धर्म के लिए। ये वाला कौन सा? बौद्ध, जैन प्लस हिंदू। और ये अमरावती शैली बौद्ध धर्म के लिए। तो ज्यादातर बौद्ध मिलेंगे आपको, तीनों में बौद्ध मिल जाएंगे। और क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकता है भाई? ये किस अवस्था में है? अवस्था। अगर आप अवस्था में बात करेंगे तो ये किस अवस्था में है? योग, योग अवस्था में। ये आशीर्वाद, आशीर्वाद में है। और ये ग्रुप में, इसमें ग्रुप में तौर पे दिखाया गया। और इसमें किस चीज को बताया गया है? कहानी, कहानी। इसमें प्रसन्नता, प्रसन्नता। और इसमें चिंतन, चिंतन। हो गया, शैली खत्म, खत्म हो गया शैली। मंदिर के निर्माण की शैली। मूर्ति, मूर्ति खत्म, मंदिर पढ़ते हैं। इतना पढ़ लेंगे एग्जाम में आ जाएगा, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। इसको बना लेंगे हम, हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हट जाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे यहाँ दिया गया है उस तरह से बनाएं, ताकि एक बार में रिवाइज हो जाए, आपको अध्ययन करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। ठीक है, हम पीडीएफ जो बनवाएंगे ना तो उसमें भी इसी टाइप का दे देंगे। तो एक फोटो खींच लेते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ आपके पास नहीं होगा। ठीक है, हम इसका फोटो खींच लेंगे तो हमको भी पीडीएफ बनवाने में सहूलियत हो जाएगी। आगे बढ़ जाए मंदिर के लिए। सर मुझे क्या, सर आपने गुप्त बोल दिया था। हाँ बाबू देखिए, कुषाण और गुप्त में बहुत काल का, देखिए थोड़ा सा कई सारे कल्चर मैच कर रहे थे सब। तो कुषाण के समय में इस काल का शुरुआत हुआ था, जैसे ये जो है ना मथुरा कला शैली, कुषाण के वक्त में। इसका गुप्त काल में भी प्रयोग बहुत ज्यादा तौर पर हुआ था, इसलिए हम उसमें गुप्त बोल दिए थे। कुषाण है। और रही बात गुप्त, कभी वही मशीन नहीं है, हम भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उसे बुढ़ौती में तो आधा दिमाग है उसमें काम नहीं करता है। गुप्त में भी इसका प्रयोग हुआ था। ये ओरिजिन है, ये गांधार की ओरिजिन हुई थी कुषाण में, आगे भी प्रयोग हुआ। मथुरा की ओरिजिन हुई थी बट आगे भी प्रयोग हुआ। सातवाहन का, अमरावती का ओरिजिन, ये हमने ओरिजिन टाइम लिखा है, ओरिजिन, ओरिजिन, ओरिजिन। चलो भाई, चलो भाई आगे मंदिर निर्माण चले। जिस तरह से आपने 3 टाइप की मूर्ति निर्माण देखी, गांधार, मथुरा, अमरावती, इसी तरह से आपको 3 टाइप की मंदिर देखना है। वो जैसे ये उत्तर भारत, ये बीच में, ये नीचे, वैसे ही नागर शैली ऊपर, वेसर शैली बीच में और द्रविड़ शैली नीचे मिलेगी आपको। अब मंदिर को देख लेते हैं भैया, मूर्ति तो अंदर रहेगी, मंदिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागर शैली की मूर्ति। मंदिर, सॉरी मूर्ति है मंदिर में कंफ्यूजन हो जाए, ये मूर्ति थोड़ी है, मंदिर है, समझिए ध्यान से। नागर शैली, यानी नागर शैली की जो मंदिर थे वो नॉर्थ इंडिया में पाए गए। कहां पर? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में देखने को मिले थे। नागर शैली ऊपर, वेसर शैली बीच में और द्रविड़ शैली नीचे मिलेगी आपको। अब मंदिर को देख लेते हैं भैया, मूर्ति तो अंदर रहेगी, मंदिर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नागर शैली की मूर्ति। मंदिर, सॉरी मूर्ति है मंदिर में कंफ्यूजन हो जाए, ये मूर्ति थोड़ी है, मंदिर है, समझिए ध्यान से। नागर शैली, यानी नागर शैली की जो मंदिर थे वो नॉर्थ इंडिया में पाए गए। कहां पर? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में देखने को मिले थे।
उत्तर भारत में देखने को मिले थे। सबसे पहले आप इस मंदिर को देखकर यूं ही पहचान जाएंगे कि इसके जो गुंबद बनाए गए थे, यानी ये वाला हिस्सा, ये सीढ़ी नुमा ऐसे ऐसे कटिंग नहीं था, ये हल्का धीरे 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 ऊपर जाके डाउन हुआ, और ये धीरे 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 ऊपर जाके डाउन हुआ। न कि सीढ़ी जैसा था, वो सीढ़ी जैसे स्टेप बाय स्टेप नहीं था, स्टेप बाय स्टेप नहीं था, जिस वजह से, ध्यान से समझो, जिस वजह से इसे बहुत ही ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जा सकता, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप रहेगा तो मजबूती रहेगी। अब इसमें क्या है कि पूरा लोड ससुरा यहीं तक आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो लोड बढ़ जाता है। लोड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो नागर शैली की मंदिर की जो मेन गुंबद था ये वाला, ये ऊपर जाके डाउन होता था, लेकिन एक सीक्वेंस में धीरे 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 ग्रेजुअली ये जाके यहाँ पे डाउन होता था, ये ग्रेजुअली डाउन होता था। समझ आ गया कि नहीं आ गया था? इसे हम लोग कहते थे ये वाला भाग शिखर, और ये वाला जो हो गया इसके ऊपर एक रिंग बना दिया जाता था जिसे हम लोग आमलक कहते थे। इस आमलक के ऊपर कलश रखा जाता था। आमलक के ऊपर क्या रखा जाता है? कलश। कलश कलश रखे थे, और कलश के बगल में झंडा लहराया जाता था, ध्वज। कलश के बगल में झंडा यानी ध्वज। ध्यान से समझिए बबुआ, ये दिमाग से ऊपर चल जाता है, और जहां नौटंकी करोगे ना, ज्यादा कमेंट आओगे तो चल जाएगा ऊपर। दोबारा ना बताने वाले हैं यहाँ पे। अभी मंदिर को हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे से नहीं बता रहे, पीछे से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान, ये हो गया आपका क्या चीज? शिखर। शिखर मतलब ये मत समझिएगा एकदम शिखर, इसमें कलश होता है एकदम शिखर। शिखर और कलश के बीच में ऐसे जो राउंड शेप की चूड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? आमलक। क्या कहते हैं? आमलक। झंडा जो गाड़ा जाता है वो किस पर रखा जाता है? आमलक पर। और किसके बगल में? कलश के बगल में। ये हो गया मेन गुंबद। ये मेन गुंबद, मेन गुंबद को क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। इसी शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहां मूर्ति रहती है केवल उस एरिया को गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह यानी बाहर से तो मंदिर का दर्शन होगा, लेकिन मूर्ति के दर्शन के लिए आपको इस शिखर के नीचे आना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं? गर्भगृह। साल में एक बार मूर्ति को गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है। ऐसा हमने सुना है बाहुबली मूवी में, जहां शिवकामी देवी कहती है कि गर्भगृह से भी भगवान की मूर्ति को एक बार बाहर निकाल के दिखाया जाता है। देखिए भैया, हम किसी धर्म के विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए हम किसी धर्म के एकदम स्पेसिफिकेशन को नहीं जानते हैं, वहां हमसे गलती हो सकती है। तो हम आपसे कहते हैं, कभी मुसलमान लोग धक्के टांग खींचने लगता है कि ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, कभी इधर से कभी गलती हो जाती है, हिंदू लोग भी करने लगेंगे कि नहीं ऐसे नहीं निकाला जाता है। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट ऑफ एनी रिलीजन, तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा हम भी सुने हैं। समझ रहा है? खैर आप लोग देखिए, एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन कुछ साले सब ऐसे लड़के हैं सब, इसमें आधा बतिया काट के निकाल देता है। अभी हम सब लोग पे बस्ती से एक्शन लेंगे, उन लोग को लगता है कि हम छोड़ देंगे। अरे बाबू रे बाबू, ऐसा नहीं है, ना ना ना, आंसर नहीं छोड़ता है। इसलिए ध्यान से रखिएगा, हम किसी रिलीजन के नहीं, हमारे लिए इक्वली सबको, हम शुरू से बोलते हैं भाई हमारे लिए देश के सिवा कुछ ना हमारे लिए। इसलिए कभी कभी गलती हो जाए तो भाई आप समझ जाना। अब आप ही बताओ, किसी मौलवी साहब से कहोगे कि केमिस्ट्री बताओ, कितना बताएंगे वो? किसी पंडित जी से कहेंगे बायोलॉजी बता दीजिए, कितना हल्का स्कूल का बता सकते हैं कि टिश्यू सेल क्या होता है। तो हर इंसान की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, तो हमको धर्म में मतलब पेटियो भाई। ये हो गया आपका गर्भगृह। पूरे मंदिर का सबसे मेन चीज क्या होता है? गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो भैया, गर्भगृह में ही मेन दर्शन होता है। अब मान के चलो हजारों लोग आ गए तो गर्भगृह में मतलब कुछ अनहोनी हो जाएगी, आपस में भगदड़ मच सकता है, कोई गिर गया कचरा जाएगा। इसलिए इसके आगे एक और गुंबद बनाया जाता था जिसे मंडप कहते थे। क्या कहते थे? मंडप। इसमें कुछ लोग वेटिंग में खड़े रहेंगे, लोग भैया आराम से वेटिंग में खड़े रहो, लोग चुपचाप, और दर्शन करने गया निकलेगा ऊपर तब जाना। लेकिन मंडप में भी जिनका प्रसादी रेडी है वो यहाँ रहेंगे, जिनका प्रसादी रेडी नहीं है वो यहाँ रहेंगे। अभी धीरे धीरे अगरबत्ती इलायची दाना है निकाल रहा है, जो थाली लेके रेडी है वो यहाँ, जना रेडी नहीं है वो यहाँ। और अभी कोनो खोज रहा है कि चाचा कहाँ गई रे? चाची तो बेले रे, चाची नारियल छूट गई, अब का हुई? अगरबत्ती चंदन, तो जिसका सामान छूट गया वो भैया यहाँ रहो। तो मंडप कई ठो बनाए जाते थे, क्योंकि कई कैटेगरी का भक्त आता है, सब कई को हुआ आके खोजता है, माई नारियल छूट गई लो, अरे सोच रहा छूट गई लो, तो तैयारी नहीं समझ में आता है, मंदिर में गए तो सब चीज लेके जाओ यहाँ पर। तो जिसका सामान छूट गया वो यहाँ रहो, और अगला एक और मंडप बना दिया जाता है, हाँ भैया अब यहाँ रहो, मतलब एकदम रेडी रहो। और ये वाला आप दर्शन के लिए, तो ये लाल सिग्नल ग्रीन, ये येलो सिग्नल ग्रीन सिग्नल, आप ऐसे नॉर्मली समझो, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं होता है। हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि यहाँ वेटिंग वाले लोग रहते हैं जो गर्भगृह में जाने के लिए रेडी रहते हैं। गर्भगृह में जाके आपको परिक्रमा करना होता है, परिक्रमा करके निकल जाइए। ये वेटिंग 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 जरूरी है कि नहीं है यहाँ पर? तो मंडप में इंतजार करता है। जिस तरह रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है, उसी तरह भारत के आर्कियोलॉजी जो थी, इतनी बेहतरीन हमारी स्थापत्य कला थी कि मंदिर में भी वेटिंग के लिए मंडप बनाए गए थे। और मंडपों की भी कैटेगरी थी, एक छोटा मंडप, मझिला मंडप, मेन मंडप। लेकिन याद रखना, ध्यान से याद रखियो बबुआ, ध्यान से, नागर शैली में जितने भी मंदिर बनाए गए उसके मंडप में और गर्भगृह में किसी भी चीज की गैप नहीं थी, दोनों सटा हुआ था। यहाँ यमुना जी और गंगा जी की फोटो लगी थी, अलग से कोई अंतराल नहीं बनाया गया था, दोनों आपस में सटे थे, यानी वो निकला तो घुस जाएंगे, बीच में कोई गैप नहीं होता था। मंडप और गर्भगृह में कोई गैप नहीं होता था। किस शैली में? नागर शैली में गैप नहीं देखा जाता था। समझ गया? इसका जो शिखर होता था वो सीढ़ी नुमा होकर धीरे 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 रेखीय एक रेखा में जाता था, धीरे 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 बाउंड ये गैप होता था। जहां ये चूड़ी जैसा बनता था उसे आमलक कहते थे, उसके ऊपर कलश रखा जाता था, आमलक के पास झंडा फहरा दिया जाता था। समझ गया? वेटिंग वाले लोग कहां रहते थे बताओ भाई? आप गए, हम समझा के। वेटिंग वाले लोग कहां थे? हाँ मंडप में, वेटिंग वाले मंडप में रहते थे। ध्यान से बताओ भैया, हाँ मंडप में। गर्भगृह किसके अंदर रहता था? मूर्ति जो थी वो मंडप में रहती थी, या मूर्ति तो गर्भगृह में रहती है, तो गर्भगृह किसके अंदर रहता था? मंडप या फिर शिखर? शिखर के अंदर। अब देखो भैया, यहां दो टाइप की सीढ़ी थी,
पहला को कहते थे जगती, जगती, दूसरा को कहते थे पीठ, दूसरा को पीठ, जगती और पीठ, और उसके नीचे ही ससुरा यहाँ चप्पल उतार दो, यहाँ जो चप्पल वप्पल थे यहाँ चप्पल वप्पल उतार दो। एक आदमी बैठे रहता था, ये मम्मी आप जाइए हम चप्पल देख रहे हैं यहाँ चप्पलों बहुत चोरी हो जाता है। आज चोरी नहीं होता है, बदल के लोग चल जाते हैं। वो पीके मूवी में नहीं देखे, अरे बदल के चल जाओ, यहाँ पे रेपुटेशन चलते रहता है, और अलग अलग रिपीट करते रहो यहाँ पे। तो चप्पल कहाँ उतार दो भैया, पहली सीढ़ी से उधरे उतार दो, पवित्र होके ही आपको पहली सीढ़ी पे रखना है। तो जो शुरुआत की कुछ सीढ़ियां छोटी छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं जगती, उन्हें हम क्या कहते हैं जगती। कौन सी कहते हैं बबुआ, जगती, जगती। तो पहले हो गया जगती, जगती के बाद एगो चबूतरा, जगती के बाद चबूतरा। क्योंकि मान लीजिए है एगो फैमिली से 10 आदमी गया है, तो जो पहले उतार लेगा चप्पल वहीं आ जाके खड़ा हो जाएगा, कहेगा मम्मी आपका सैंडल महंगा है, होने चुरवा के रखिए। दीदी रे तो कल है कि नया है, तो चुरवा के रखो, तो और सैंडल महंगा, चुरवा के रख गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ये खड़ा होकर देखते हैं सब। उसके बाद से फिर अगली सीढ़ी आती है, इसे कहते हैं पीठ। इसे क्या कहते हैं, पीठ। क्या कहेंगे, पीठ। पीठ के बाद आप किसमें जाएंगे, गर्भगृह, सॉरी मंडप 1, मंडप 2, मंडप 3। मंडप 3 के बाद आपको गंगा जी और यमुना जी की फोटो मिलेगी। गंगा जी और यमुना जी फोटो नहीं, मैंने मूर्ति टाइप की बना दी जाती है दीवार पर। उसके बाद आप सीधे गिरेंगे, घुसेंगे गर्भगृह में, भगवान की दर्शन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, चढ़ाइए, जो करना है करिए, मांगिए कि पास हो जाए, यूपीएससी निकाले, राष्ट्रपति बन जाए, यूएनओ के अध्यक्ष बन जाए, जो मानना है मांगिए। समझ आगे कि नहीं आ गया। और ऊपर देखेंगे, और बाप रे पूरा शिखर है ऊपर। शिखर कहाँ खत्म होता है, तो आमलक पर। आमलक के ऊपर आपको नीचे से नहीं दिख सकता, ये ठोस होता है, इसके ऊपर कलश रखा जाता है, यहाँ से ध्वज फहरा दिया जाता है। ये मंदिर हो गया भैया नागर शैली के मंदिर। समझ आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। क्या हो गया भैया, तो नहीं समझ में आ रहा है। मंदिर में लोग ज्यादातर मांगने उंगने नहीं जाते हैं यार। हो गया, चलो रियलिटी दिखा देते हैं हम। ये तो चबूतरा हो गया, 2 टाइप के चबूतरा। नागर शैली है, 2 टाइप का चबूतरा। छोटका चबूतरा को क्या बोला जाता है बताओ भाई, छोटका चबूतरा को क्या कहते हैं, छोटका चबूतरा जगती, और बड़का चबूतरा, बड़का चबूतरा नहीं बताएगा सब, दूसरा सुतल रहता है सब। तो हाँ पीठ छोड़ देगा तो बंद कर देंगे क्लास वहीं है। कि भगवान की मंदिर बन तो भाई, ये राम जी का मंदिर है। ये कौन, राम जी का मंदिर यही वाला है भाई, कंफर्म बताइए, हमारा ना पता है तो तुमसे गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई देखो भाई, हमको नहीं पता है, हमने नॉर्मली एक फिगर लिया है जिससे हम आपको नागर शैली को समझा सके। शायद ये राम मंदिर बन रहा है अयोध्या वाला। अरे भैया अच्छा छोड़ भैया, हम समझा रहे हैं यहाँ ध्यान से। इधर देखो भैया, जगती, देख तो जगती। और ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे चबूतरा, इस पे और सीढ़ी मिलेगी। क्योंकि देखियो भैया यहाँ ध्यान से देखियो, भाई अभी और ऊंचा है, दिख रहा है कि नहीं, यही हिस्सा और ऊंचा, अभी तो पहले चबूतरा है। तो जगती पे चढ़िए, फिर इस चबूतरा पर आइए, और यहाँ से फिर चढ़िए पीठ पर। अब जाइए पहला मंडप, इंतजार कीजिए सारा सामान, दूसर का मंडप, तीसर का मंडप। अब बताओ बबुआ, तोरा ये मंडप के पास अंदर अंदर न जाएगा, ऊपर ऊपर चढ़ के आएगा। यहाँ राम जी के मूर्ति के पहले तोरा दरवाजा पे कौन चीज देखने को मिलेगा, ये बताओ। राम जी के मूर्ति के पहले क्या देखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। भगवान राम की मूर्ति से पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, जल्दी बताइए। हाँ भैया चलो ठीक है, गंगा जी का मूर्ति, गंगा और यमुना की मूर्ति। उसके बाद आप सीधे घुसेंगे तो क्या मिलेगा, गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको शिखर। ये शिखर देखिए क्या सीढ़ी नुमा है, नहीं सीढ़ी नुमा नहीं है, ये धीरे 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 डाउन हुआ है। ये जो चक्री देख रहे हैं, इस चक्री को क्या कहते हैं, यहाँ पर आमलक खत्म हो गया, आमलक लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हमको लगा आमलक खत्म हो गया। आमलक नहीं लिखा है, आमलक के ऊपर ये कलश है, और कलश के ऊपर ये झंडा देख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ध्यान से समझो बाबू मेरी। और एक सबसे रहस्यमय चीज, मतलब सबसे जरूरी चीज क्या होती है नागर शैली में, ध्यान से समझो। नागर शैली में जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है, जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है और वह परिक्रमा करना चाहता है, क्या करना चाहता है, परिक्रमा करना चाहता है, तो उसके लिए चबूतरा स्पेशल बना रहता है, अंदर अंदर परिक्रमा करता है, उसको धूप नहीं लगेगा। देखिए ये खंभे जो हैं, इस खंभों के अंदर वो परिक्रमा करेगा, उसे धूप नहीं लगेगा। उसे क्या करेंगे, प्रादक्षी पथ, अरे संस्कृत नाम होता है ससुरा, वो सब संस्कृत समझो। ये परिक्रमा करने के लिए, शुद्ध हिंदी समझो, ये परिक्रमा करने के लिए होता है। अंदर क्या होता है, परिक्रमा करने के लिए। क्या मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं, नहीं, वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। ये खंभे रहते हैं, इसमें आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब राम जी का मंदिर कौन शैली में बन रहा है, राम जी का मंदिर कौन शैली में बन रहा है, नागर शैली में। हाँ हाँ बस बस पता था तुम लोग को, इसीलिए कहते हैं क्लास किया कर, तो खाली जाएगा मंदिर घूमने तो ऐसे चलाएगा। सबको ध्यान से रहना है, जगती पे जाएगा बबुआ पहले, जगती फिर पीठ,
जगती चबूतरा, फिर पीठ चढ़ेगा, मंडप, पहला मंडप, दूसरा मंडप, तीसरा मंडप, यहाँ पर सीधे गंगा यमुना जी की मूर्ति, फिर गर्भगृह में ऊपर देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको शिखर, शिखर के बाद आमलक, आमलक के ऊपर कलश, यहाँ पे मिल जाएगा आपको झंडा, यहाँ परिक्रमा कर लेंगे। मंदिर समझ में आ गया? नागर शैली की मंदिरें कभी भी अकेले नहीं होती थी, ध्यान से समझिए, नागर शैली की मंदिरें कभी भी अकेले नहीं होती थी। इसका मतलब आप राम मंदिर घूमने जाएंगे तो आपको और 4 गो मंदिर मिलेगा, चारों कोना पे, एक कोना पे, एक कोना पे, एक कोना पर, समझ आ गया कि नहीं? और 4 गो मंदिर मिलेगा और बीच में राम जी का मेन मंदिर मिलेगा। तो इसमें 4 गो मंदिर और हो सकता है, तो हनुमान जी का पक्का होगा भैया, हनुमान जी के तो पक्का मंदिर होगा राम जी के पास, तो एक हनुमान जी के हो सकते हैं, लक्ष्मण जी के हो सकते हैं, सीता रसोई है, ऐसे ऐसे करके 4 और होगा। हमको स्पेशली भैया पहले बता रहे नहीं पता कि कहां है, इसलिए हमारी बात को लेकर घसीटना नहीं। तो 4 अलग से मंदिर, वो छोटे मंदिर होंगे और बीचों बीच में मेन मंदिर होगा। इसलिए इसे 5 मंदिरों के ग्रुप में बनाया जाता था, जिसे हम पंचायतन शैली कहते थे। कौन सा शैली? पंचायतन शैली कहा जाता था। कौन शैली बबुआ? पंचायतन शैली। ध्यान से रखिएगा, 5 मंदिर, जो मुख्य मंदिर होता था वो कहां होता था? बीच में। और पंचायतन शैली, इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री नहीं रहती थी। आप देखिए यहाँ कहीं बाउंड्री दिख रही है, खुला में रहता था, ये बाउंड्री नहीं रहेगी, हाँ दिख जाएगा दूर से। यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं रखा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है, सरयू नदी बगल से गुजरती है अयोध्या के, इसमें तालाब नहीं रहता है। तो पंचायतन शैली रहती है, लेकिन बाउंड्री नहीं रहता है, जलाशय, तालाब नहीं रहता है, और कोई भव्य मेन गेट नहीं रहता है। मंदिर का कोई भव्य मेन गेट नहीं रहने को मिलेगा, समझा गया? मेन गेट ऐसे नहीं देखते, साउथ के मंदिर में जाएंगे ना तो मंदिर से ऊंचा गेट रहता है, मंदिर से ऊंचा भव्य गेट रहेगा, ऐसे यहाँ मेन गेट के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 3 चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। पहला, यहाँ जल की कमी नहीं, इसलिए कोई जलाशय नहीं, यहाँ बाउंड्री नहीं। जब बाउंड्री नहीं तो मेन गेट कैसा? क्योंकि अगर आप मेन गेट दे देंगे, बबुआ ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरे ध्यान से, अगर आप मेन गेट दे देंगे, देखो यहाँ ध्यान से, मान के चलिए एक मंदिर है ये, और अगर यहाँ आप एक मेन गेट दे दिए तो आपको यहाँ बाउंड्री देना पड़ेगा, तब ये तो ससुरा मेन गेट कहलाएगा। चाहे बाउंड्रिया ना दीजिएगा, बाउंड्रिया मत दीजिए, कहिए मेन गेट है, तो सीबीएसई वाला आएगा सब मेन गेट से, हिंदी मीडियम वाला हिंदी से चलाएगा, गेट बनी लो, गेट करना कौन सी हिंदी मीडियम, बहुत खचरा होता है सब। तो यहाँ गेट नहीं, बाउंड्री नहीं, जल की कमी है नहीं, उत्तर भारत में बाढ़ में डूबल रहता है, सोचा पोखरा खोद देंगे, बढ़िया जाएगा पोखरा, पूरा मंदिर में पानी घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ना गेट मिलेगा मेन गेट, ना मंदिर मिलेगा, सॉरी जलाशय नहीं मिलेगा, और ये सब नहीं मिलता है। बस समझ गया सब मंदिर। नागर शैली समझ में आ गया? हो गया नागर शैली? हाँ, हनुमान जी का भी मूर्ति होगा। अरे कंप्लीट बन जाए तो जाएंगे देखने, देख के आएंगे तो आप लोग को ओरिजिनल बताएंगे कि कैसे किधर किधर क्या बना हुआ है, ठीक है? अभी तो आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं। विमानन शैली पे पढ़े? नागर शैली के बाद विमानन शैली या द्रविड़ शैली पे पढ़े। नागर शैली कहाँ थी? देखो भैया, नागर शैली जो है ये विंध्याचल पर्वत देख रहे हैं, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत से लेके ये ऊपर के एरिया में नागर शैली थी। इस नागर शैली की कई और विशेषताएं भी थी। इसकी एक शाखा को उड़िया शैली कहते हैं, जो उड़ीसा में है, एक शाखा मध्य प्रदेश में है, एक शाखा गुजरात में भी हो जाती है, और इस सब का अलग से नाम रख दिया गया। हालांकि ये सब है नागर शैली, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसलिए ऊपर में नागरे शैली कहा जाता है, यहाँ उड़ीसा शैली। तो इसका मतलब जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये सब नागरे शैली का हिस्सा है। सब कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश का, सोलंकी मंदिर सोलंकी शैली का गुजरात का, ये सब किसका है? नागर शैली का। तो नागर शैली की ही 3 अन्य छोटी बहन कहा जाता है, गुजरात के सोलंकी शैली, मध्य प्रदेश शैली और उड़िया शैली। ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले समस्त मंदिर नागर शैली में आते हैं, जिसमें राम मंदिर अभी के वक्त में सबसे अच्छा एग्जांपल है। कितने लोग को पता था कि राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया? एक आदमी हमसे कह रहा था, सर लड़का, राम मंदिर में बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। हम कह बबुआ, जो तुमको अच्छी कलाकारी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं थे ना, तो हमारे यहाँ ये शैली प्रचलित में था। जब अमेरिका ब्रिटेन में जेसीबी की खोज नहीं हुई थी ना, तो हमारे देश में ऐसी मंदिरें बनाई जा चुकी थी। तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है, इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है नागर शैली। आप बताओ क्या चेंजिंग हुआ है? हाँ, थोड़ा सा जेसीबी वगैरह मशीन आ जाएगी, फिनिशिंग थोड़ा सा ठीक आ जाएगा, लेकिन शैली में क्या चेंजिंग आया सोच रहे हैं? इसीलिए दयानंद सरस्वती पगला थे जो बोले थे वेदों की ओर लौटो। क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। लौट के देख लिए, 2021 में बन रहा है। कब का मॉडल है? मौर्य काल का मॉडल है, मतलब आज से 2000 साल पहले का मॉडल है भारत। इसीलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। द्रविड़ शैली पढ़ा देते हैं। अब हम लोग नीचे चलते हैं। द्रविड़ शैली, देखिए द्रविड़ शैली का मेन विकास चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये दक्षिण भारत में थे, नागर शैली से ही मिलता जुलता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसी से मिलता जुलता है, ध्यान से समझिएगा, इससे मिलता जुलता है। पहली, दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, यहाँ मंदिरों में पोखरा रहेगा, यहाँ मेन गेट है, इसलिए चारों ओर बाउंड्री रहेगी। जो 3 चीज वहां नहीं था, वो 3 चीज यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म। और भी आगे चीज है, देखिए ध्यान से बबुआ, देखो ये है हमारे दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, इसी को ही विमानन शैली कहते हैं। ये चारों ओर से बाउंड्री है, ये चारों ओर से क्या भैया? बाउंड्री है। और यहाँ एक मेन गेट है जो मंदिर से भी भव्य होता था, इतना भव्य होता था, इसे हम लोग एंट्रेंस या गोपुरा कहते थे। क्या नागर शैली में मेन गेट होता था? नहीं। जब मेन गेट नहीं था तो इसलिए बाउंड्री भी नहीं होती थी। यहाँ मेन गेट है, इसलिए बाउंड्री भी है,
इसलिए बाउंड्री भी है। मेन गेट को गोपुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरा। इसके अंदर जलाशय होते थे। क्या होते थे? जल को रखने के लिए तालाब होते थे। लेकिन यह मंदिर भी, ध्यान से समझो, यह मंदिर भी पंचायतन शैली में था। एक मंदिर इस कोना पर, एक मंदिर इस कोना पर, एक इस कोना पर, एक इस कोना पर। ये तो इधर का गेट है, वो उधर का गेट है, बीच में ये है मुख्य मंदिर, ये है बीच में मुख्य मंदिर। तो ये भी पंचायतन, ये भी पंचायतन। चारों कोना पे चार गो, दो गो गेट, एगो इधर से गोपुरा, एगो इधर से गोपुरा। गेट बहुत ही भव्य बनाए जाते थे, मंदिर बीच में रहते थे। तो बाहर बाहर तो अंतर ये मिल गया। क्वेश्चन आएगा, क्या नागर शैली पंचायतन थी? तो थी। क्या विमान द्रविड़ शैली पंचायतन थी? तो थी। अंतर समझिए, ध्यान से अंतर समझिए। नागर शैली में जो मुख्य मंदिर था, ध्यान से मेरी ओर देखो, नागर शैली में जो मुख्य मंदिर था उसमें भी गुंबद थे, मुख्य मंदिर में भी गुंबद। और जो पंचायतन की बची हुई चार मंदिरें जो चारों कोने पर होती थी उसमें भी गुंबद। मतलब जो नागर शैली की 5 मंदिर, उन पांचों मंदिरों में ये शीर्ष यानी गुंबद होता था, शीर्ष यानी गुंबद होता था। लेकिन द्रविड़ शैली की जो मंदिर होती है, इनमें 5 अलग मंदिरें होती हैं, लेकिन उसमें गुंबद नहीं होता है। उसमें गुंबद देखने को आपको, शिखर देखने को नहीं मिलेगा। शिखर मेन मंदिर में ही मिलता है। यही दोनों के पंचायतन में डिफरेंस है। ये दोनों के पंचायतन में डिफरेंस है। समझ में आ गया? 4 को डिफरेंस आप देख लिया। पहला, दक्षिण भारत यानी द्रविड़ शैली में मेन गेट होता था जिसे गोपुरम कहते थे, जिस कारण वहां बाउंड्री रहती थी। दूसरा, इसके अंदर जलाशय होता था। दोनों पंचायतन में थी, लेकिन उसके पंचायतन के 5 मंदिरों में गुंबद, इसके 5 में नहीं, केवल मुख्य मंदिर में गुंबद, बाकी में गुंबद नहीं होता था। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये तो बाहर बाहर था। मंदिर के अंदर एक को दुइये को डिफरेंस है। मंदिर के अंदर दुइये को 3 को डिफरेंस है, बस याद रखिए 3 को डिफरेंस। उसके बाद डिफरेंस ना, खत्म कहानी। 3 को डिफरेंस। अंदर चले मंदिर के। हाँ भैया, सारे मंदिर पंचायतन में थे, चाहे वो नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, सब पंचायतन में। हाँ भाई, इसका वो पीडीएफ नहीं है, दे देंगे। चलो भैया, अब मंदिर के अंदर चलते हैं। बाहर बाहर बहुत देख लिया। ये है मंदिर। क्या आपको यहां पर जिस तरह से नागर शैली इस तरह से डाउन हो रहा था, वहां आपको डाउन होते दिख रहा है? नहीं। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, हल्का हल्का स्टेप है। यानी आप चाहेंगे तो बाहर से इसमें आराम से चढ़ जाएंगे, बाहर से आप इसमें आराम से चढ़ जाएंगे। देख रहे हैं, बाहर से आराम से इसमें चढ़ जाएंगे। ऐसे होता था, समझ गया? देखिए ऊपर कलश टाइप का नहीं, यहाँ देखिए ये मंदिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। ये स्टेप बाय स्टेप जाता था, देख रहे हैं, सीढ़ी नुमा जाता था ऊपर। इस सीढ़ी नुमा आकार को ही, इस सीढ़ी नुमा आकार को ही हम विमानन कहते थे। उड़ने वाला विमान नहीं, विमानन। इसलिए इस द्रविड़ शैली के इस सीढ़ी नुमा आकार को विमानन कहने के कारण द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली पड़ गया। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली पड़ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, विमानन शैली पड़ गया इसका नाम। इसका नाम क्या पड़ गया? विमानन शैली। विमानन शैली। तो मंदिर में गुंबद में मेन अंतर देखिए, बाकी गर्भगृह में अंतर नहीं है। उसका गुंबद कैसे था ये बताइए? ये कौन सा गुंबद बनाए हैं? ये है नागर शैली का गुंबद, नागर शैली का गुंबद। और यह है द्रविड़ शैली का गुंबद, द्रविड़ शैली का गुंबद। नागर शैली के गुंबद को हम रेखीय गुंबद कहते हैं और द्रविड़ शैली के गुंबद को विमानन गुंबद कहते हैं। विमानन शैली, रेखीय शैली। रेखीय शैली का प्रयोग नागर शैली में, विमानन शैली का प्रयोग द्रविड़ शैली में। इसलिए इसे द्रविड़ या विमानन, इसे नागर या रेखीय शैली के नाम से जानते हैं। इसके ठीक नीचे भगवान की मूर्ति, अब चाहे जोन भगवान रखिए, विष्णु भगवान रखिए, शंकर जी रखिए, राम जी रखिए, हनुमान जी रखिए, जोन मन रखिए, उससे मतलब नहीं। यह है गर्भगृह, वैसे ही इसमें भी गर्भगृह। गर्भगृह दोनों में बीचों बीच में रखा जाता था। लेकिन ध्यान से समझियो, लेकिन बबुआ ध्यान से समझियो, नागर शैली में, ध्यान से समझना बाबू, नागर शैली में परिक्रमा करने के लिए अंदर एक चबूतरा बनाया गया रहता था, वहीं पे ये परिक्रमा करता था। लेकिन द्रविड़ शैली में अंदर जगह नहीं थी। क्या परिक्रमा द्रविड़ शैली में आप अंदर ही अंदर कर सकते हैं? देखिए ना, अंदर में जगह नहीं है ज्यादा, यही में कैसे परिक्रमा करेंगे? पता चला वो परिक्रमा कर रहा है, बीच में वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है, तो इसका परिक्रमा अंदर नहीं था। द्रविड़ शैली में परिक्रमा करने के लिए अलग से अंदर जगह नहीं, बाहर आके कीजिए। और वहां पर क्या था? उसी में एक जगह था, एक्स्ट्रा जगह, कि आप गर्भगृह से निकलिए और बाहर परिक्रमा कर लीजिए, गर्भगृह के बाहर। वहां गर्भगृह के बाहर परिक्रमा करने को नहीं मिलेगा। आपको 2 अंतर मिल गया मंदिर में देख के, पहला गुंबद, दूसरा परिक्रमा को लेकर, दूसरा परिक्रमा को लेकर। तीसरा अंतर देखिए, जल्दी देखो, चैट इतना करता है दिक्कत हो जाता है। दूसरा अंतर देखिए, जो वेटिंग लिस्ट था इसे हम मंडप कहते हैं। 3 मंडप यहां था, मंडप और गर्भगृह, यानी ये शिखर के अंदर गर्भगृह। मंडप और गर्भगृह में कोई भी बाउंड्री नहीं थी। यहां से घपाक से यहां से आइए, यहां से सीधे कोई रोक टोक नहीं। यहां पर आपको मिलेगा गंगा जी का मूर्ति, यमुना जी का मूर्ति। लेकिन बाबू आपको ऐसा यहां देखने को नहीं मिलेगा। यहां देखो बबुआ, यहां तो मंडपे गायब है। तो मंडप यहां खत्म हो जाता है पहले ही। मंडप के बाद एक जगह छोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अंतराल। क्या कहते हैं? अंतराल। तो द्रविड़ शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है, मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है। क्या रहता है? अंतराल रहता है। क्या रहता है भैया? अंतराल रहता है। कितने लोग बता सकते हैं ये अंतराल क्यों रखा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि ये अंतराल क्यों रखा जाता है? फटाफट बताओ भैया, अंतराल क्यों रखा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि द्रविड़ शैली में मंडप दूर खत्म कर दिया जाता है, सटा के नहीं रखा जाता है? मंडप को दूर क्यों रखा जाता है? भीड़ कम करने के लिए।
इसका मतलब आपको लगता है द्रविड़ भारत में ज्यादा भीड़ होता है? उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है कि दक्षिण भारत? जनसंख्या तो उत्तर भारत में ज्यादा है। वेरी गुड। परिक्रमा के लिए, क्योंकि यहां पर परिक्रमा करने के लिए बाहर से परिक्रमा करना है और यहीं में लिया के मंडप सटा देंगे तो सोचो उसके परिक्रमा करने में अगर हालत खराब हो जाएगा। देखिए यहां पे ये सटा दिया गया है, यहां पर परिक्रमा अंदर अंदर है तो यहां कर लेंगे। अब पता चला इसमें उसमें परिक्रमा बाहर से करना है, तो परिक्रमा उसमें कहां करना है? बाहर से करना है। तो पता चला इसको सटा दीजिएगा तो परिक्रमा करने में पूरा मंदिर परिक्रमा करेगा। बेचारा बूढ़ा आदमी रहेगा तो मर जाएगा इधर। समझ में गया? वहां पे क्या करना होता है? थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, हल्का सा उसमें गैप छोड़ा जाता है, अंतराल। वहां पे अंदर परिक्रमा का जगह नहीं है, बाहर आके करते हैं। वहां पे क्या छोड़ दिया जाता है? एक अंतराल छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है? अंतराल छोड़ा जाता है। अंतराल छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो गया खत्म, द्रविड़ शैली खत्म हो गया। एक और बात सुनिए ध्यान से। नागर शैली में मंडप और गर्भगृह के बीच में दो मूर्ति लगाई जाती है। किसकी? नागर शैली में गर्भगृह के ठीक पास में दो मूर्ति लगाई जाती है। किसकी दो मूर्तियां लगाई जाती हैं? किसकी दो मूर्तियां लगाई जाती हैं? गला बच गया यार मेरा। गंगा यमुना, गंगा यमुना। लेकिन दक्षिण भारत में कहां पर भैया? दक्षिण भारत में यहां पर दो मूर्तियां लगाई जाती है, यक्ष और यक्षिणी की। ज्यादातर में यहां पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लगाई जाती है। तो गंगा में गर्भगृह के पास उत्तर भारत में गंगा यमुना जी की मूर्ति, वहां यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। क्या नागर शैली में अंतराल देखने को मिलता है? क्या नागर शैली में अंतराल देखने को मिलता है? ना, नागर शैली में अंतराल काय को मिलेगा? जब अंदर परिक्रमा करना है तो अंतराल की कोई जरूरत नहीं, अंदर करके निकाल दीजिए। इसमें चूंकि बाहर करना है इसलिए मंडप को थोड़ा दूर रखते हैं कि भाई परिक्रमा करने वाले को भी दिक्कत ना है। हाँ समझ गया। लो खत्म हो गया। अभी वेसर शैली बच गया। तो वो इस आकृति को क्या कहते हैं जो सीढ़ी नुमा बना है? इस सीढ़ी नुमा आकृति को क्या कहते हैं? विमान। विमान बोलता है, विमान बोलते हैं, विमानन। भाई विमान भी बोल सकते हैं। वो विमान इंग्लिश हिंदी वाला विमान नहीं है, वो दक्षिण भारत की भाषा है, विमानन। विमानन तो विमानन शैली। किस शैली को रेखीय शैली कहेंगे? तो नागर शैली को आप रेखीय शैली कह सकते हैं। हो गया खत्म। ये बताओ भैया, गोपुरम किसे कहा जाता है? गोपुरम, गोपुरम किसे कहा जाता है? कुछ तो बता दो बबुआ। मेन गेट को, मेन गेट को। देखो भैया एक बात बताते हैं तुम, चलो भाई थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पर। हम अभी वेसर शैली को मिटा देते हैं, अभी बताया नहीं है तो इस दूसरे को मिटा देते हैं, तो डिस्टर्ब करेगा। देखो भैया यहाँ ध्यान से, ये मंदिर में आगे कोई मेन गेट आपको दिखाई दे रहा है? इस मंदिर में आगे कोई मेन गेट है? कोई मेन गेट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो मेन गेट मिलेगा, यहाँ घुसते ही और भव्य गेट मिलेगा आपको। बाउंड्री है, मेन गेट, ये भव्य गेट मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा भैया? भव्य गेट मिलेगा। अब यहाँ देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है, पहला तो क्या कहते हैं भैया? पहले स्टेप को क्या कहते हैं? पीठ से जो पहले रहता है उसे क्या कहते हैं? जागती। तो ये देखिए जागती, उसके बाद पीठ। जब मंदिर पे आ जाएंगे यहाँ देखिए मंडप, 1 2 3 मंडप मिले। यहाँ आपको एक ही मंडप देखने को मिला, कोई बात नहीं, 3 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मंडप का निर्माण इस आधार पर किया जाता है कि कितने श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। पता चला 100 जन आएंगे, 4 को मंडप बना दीजिए उसके लिए मंडप थोड़ी ज्यादा बनता है। गाँव के मंदिर में तो मंडप ही नहीं बनता है, चबूतरे पे काम चल जाता है। यहाँ मंडप। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह, तो क्या मंडप और गर्भगृह के बीच में यहाँ गैप है? अंतराल नहीं है। लेकिन यहाँ देखिएगा तो अंतराल दिख रहा है। यहाँ पर आपको अंतराल है, तो यहाँ पर अंतराल दिखता है, यहाँ अंतराल नहीं है। यहाँ पर ऐसे विमानन बनाया जाता है, यहाँ पर रेखीय बनाया जाता है। ये विमानन शैली हो गया, रेखीय शैली हो गया। ऊपर यहाँ पर आपका अमलक, फिर कलश वगैरह बना दिया जाता है। इसमें अंतराल नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आपको परिक्रमा करना है, इसमें यहाँ अंतराल दिया जाता है क्योंकि यहाँ परिक्रमा करना है। यहाँ अंतराल नहीं दिया जाता है, परिक्रमा के लिए बाहर चबूतरा बना रहता है। हो गया। इसमें चारों ओर क्या कर रहती है? बाउंड्री बनाई रहती है, उसमें बाउंड्री नहीं रहती है। इसमें मेन गेट रहता है, नागर शैली में मेन गेट नहीं होता है। दक्षिण भारत में पानी की कमी थी इसलिए जलाशय, उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं थी इसलिए जलाशय नहीं था। यहाँ पर गर्भगृह के सामने गंगा यमुना की मूर्ति, यहाँ पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति होती थी। नागर शैली भी पंचायतन, द्रविड़ शैली भी पंचायतन, उसके पंचायतन में भी गुंबद, इसके पंचायतन के बाकी 4 मंदिरों में गुंबद नहीं होते थे। खत्म हो गया नागर शैली, विमानन शैली। अब वेसर शैली बच गया है। नागर और विमानन में दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं तो फिर वेसर शैली मिलेंगे। वेसर शैली में कुछ है नहीं, दोनों को मिला दीजिए, वेसर शैली हो गया। वेसर शैली में कुछ नहीं, बस दोनों को हल्का सा मिला देना है, अभी बताएंगे। इसलिए वेसर शैली को हम मिश्रित शैली कहते हैं, नागर शैली को हम रेखीय शैली कहते हैं, द्रविड़ शैली को विमानन शैली कहते हैं, उसी तरह वेसर शैली को हम मिश्रित शैली कहते हैं। हम आपको मूर्ति अलग पढ़ा दिए, मंदिर अलग पढ़ा दिए। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बता रहे बबुआ, कोनो दिक्कत? कौन सीबीएसई वाला कूद रहा है? नो सर, अरे सीबीएसई वालों को मजाक मत उड़ाओ, बहुत जल्दी समझता है सब। अरे बाप हो बाप।
वेसर शैली कुछ नहीं है, ना ही वेसर शैली से क्वेश्चन पूछेगा। पढ़ाई की छोड़ दे। देखो भैया, ये है वेसर शैली। ये वेसर शैली में आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का रेखीय जा रहा है। देखिए ये रेखीय जा रहा है, लेकिन इसमें जानबूझ के खांच खांच बनी है, देख रहे हैं, इसे जानबूझ के खांच खांच बनाया है। जा इसका अलाइनमेंट रेखीय ही जा रहा है, इसका अलाइनमेंट रेखीय जा रहा है। ऊपर में कलश भी है, ऊपर में क्या है, कलश है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो मैं खांच खांच बनी है। इसका सीक्वेंस रेखीय ही जा रहा है, ध्यान दीजिए। नहीं समझा सर। ये तो हो गया भैया रेखीय, विमानन शैली हो गया, नागर शैली विमान हो गया। ये देखिए ये ऊपर जाके हल्का हल्का कम हो रहा है, विमानन टाइप का हो रहा है। द्रविड़ वेसर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको शुरुआत में मोटा और उसके बाद आपको पतला मिलेगा। देखिए इस तरह से मोटा फिर पतला। इसमें आपको विमान क्या होता है, देखिए ध्यान से मेरी ओर देखिए। विमान जो होता है वो सबसे चौड़ा नीचे होगा, उसके बाद वो पतला होते ही जाएगा, होते ही जाएगा। लेकिन नागर में ऐसा नहीं, नागर में शुरुआत में आपको स्ट्रेट, शुरुआत में स्ट्रेट, हल्का सा फिर फैलेगा, उसके बाद ये डाउन होगा। अब इसमें देखिए, इसमें दोनों का विशेषता, इसमें क्या है, शुरुआत से फैला हुआ है, उसके बाद ग्रेजुअली नीचे जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें ना हल्का सा इसका भी स्टेप देखने को मिल जाता है और हल्का सा इसका भी मिल जाता है। इसलिए वेसर शैली को हम लोग मिश्रित शैली कहते हैं। इसको अगर देखिएगा ये एकदम घटता ही चला गया, शुरू से लास्ट तक ये घटता चला गया। इसमें क्या है कि थोड़ा दूर तक कांस्टेंट, उसके बाद फैला है, उसके बाद पचका है। इसको देखिए तो इसमें कर्व है लेकिन बीच में हल्का सा मोटा है। इसमें देखिएगा नीचे से ही एकदम सीधा कर्व उठा के लेके चला गया। हल्का सा अगर फैल के पचकता तो हम कंप्लीट कर सकते थे, नागर है। और विमान हल्का सा इसमें विमानन का भी छवि को लाया गया। विमानन के ऊपर कलश नहीं है, इसके ऊपर कलश रख दिया, इसलिए इसको वेसर शैली कहते हैं। तो क्या कहते हैं वेसर शैली? ये बेसिकली कृष्णा नदी और इसके बीच, विंध्याचल के बीच में था, गोदावरी कृष्णा के बीच में, मध्य भारत में। हम इसे कहते हैं हम लोग वेसर शैली। कौन सी शैली भाई? वेसर शैली। देखो भाई इसका इमेज आपको दिखा देते हैं कंपेरिजन करके। ये है वेसर शैली। इसको क्यों कहा गया? ये हल्का सा तो लगता है, हल्का लगता है कि चलो भैया हम इसे विमानन कह देंगे, हल्का लगता है कि विमानन कह देंगे, लेकिन फिर देखते हैं कि यहाँ से मेन गेट है, ये नहीं है। मेन गेट बना देते तो विमानन बोल देते, मेन गेट बने भी नहीं किया। इसे कंप्लीट कर्व कर देता, अगर हल्का सा और उठा के कंप्लीट कर्व, तो इसे हम नागर कह देते। तो भैया ना ये नागरे है ना ये द्रविड़ है, इसलिए इसे बीच की शैली कहते हैं, मिश्रित शैली। दोनों का मिला दिया है। अब भैया एक बात बताओ, अगर कोई कंप्लीट लड़का रहे तो पढ़ाने में आसानी है, कंप्लीट लड़की रहे मिश्रित हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका कोई एक स्पेसिफिक है ये नहीं है। जैसे विमानन का एक स्पेसिफिक विशेषता थी द्रविड़ भारत की, एक अलग सी विशेषता थी इसमें। अब इसमें कोई विशेषता ही नहीं है, कुछ उसमें से काट के लाया है। जैसे देखिए गुंबद को काट के लाया है, किसमें से? विमानन शैली से, द्रविड़ शैली से लिया, तो गेट छोड़ दिया, गेट छोड़ दिया। कर्व उतना अच्छा से नहीं किया है, मंडप मंडप पूरा बढ़िया से नहीं बनाया है, तो हम इसको ये भी बोल सकते थे। तो भैया ये दोनों का मिश्रित हो गया, इसलिए इसका एकदम ना ये एग्जाम में उतना पूछता है ना कुछ खास है। बस इतना समझिएगा, इसका विकास भारत के मध्य भाग में हुआ था, मध्य भाग में हुआ था, कंप्लीट हो गया। ये था आपका नागर शैली, ये है आपका द्रविड़ शैली, ये आपका वेसर शैली। ये है वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली, वेसर शैली का दूसरा नाम मिश्रित शैली, नागर शैली का दूसरा नाम आपका रेखीय शैली। हो गया खत्म शैली। मंदिर देखे, ये तो मंदिर हो गया। मूर्ति देखेंगे, मूर्ति में यहाँ पर गांधार कला शैली। कौन शैली? गांधार कला शैली। सोच रहा बहुत ज्यादा हो गया गांधार शैली। ये लिया गांधार कला शैली, ये मथुरा शैली और ये आपका अमरावती शैली। सब शैली हो गया। इसका पीडीएफ बच गया, पीडीएफ डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, गला बच गया मेरा।